नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चतुर्वेदी। उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर सभी पार्टियां जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही हैं। अब समाजवादी पार्टी ने यह दावा किया है कि वो यूपी में ब्राह्मणों के लिए सबसे ज्यादा काम समाजवादी पार्टी ने किया है और इसी क्रम में अब समाजवादी पार्टी की तरफ से यह फैसला किया गया है कि वो भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाकर ब्राह्मणों के सम्मान को बढ़ाएगी। अब परशुराम की प्रतिमा यूपी की सबसे ऊंची और भव्य होगी। इसकी ऊंचाई 108 फीट होगी और ये लखनऊ के अंदर लगाई जाएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय से ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर के तमाम पार्टियों में रस्साकसी शुरू हो गई है। विकास दुबे के कांड और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई को लेकर के ब्राह्मणों में कथित नाराजगी की बातें भी सामने आई हैं। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर आक्रामक है और प्रदेश में तमाम घटनाओं को ब्राह्मणों से भी अब जोड़ा जा रहा है। तो वहीं अब समाजवादी पार्टी भगवान परशुराम की मूर्ति को लेकर एक बार फिर से सूबे की सियासत में हलचल को मचा चुकी है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसके राम हैं और किसके परशुराम। तो आज की बड़ी बहस को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले सपा और बीजेपी ने परशुराम की मूर्ति को लेकर के क्या कुछ कहा है, आइए आपको यह सुनवाते हैं। प्रभु श्री राम हम सबके लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे विश्व के लिए आस्था का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, पितराज्ञा का प्रतीक है, त्याग के प्रतीक है। और शायद हम लोग जो राजनीति में हैं उनके लिए राजधर्म अगर किसी से सीखना हो तो उसमें प्रभु श्री राम अपने आप में एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क है। हम सब लोग अगर उनके रास्ते पे चलते हुए एक छोटा सा अंश, एक कोटि हिसाब कण भी उनका हासिल कर सके तो मुझे लगता है हम सबका जीवन सफल हो जाएगा। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। राजनीति एक बहुत छोटा चश्मा है और भगवान परशुराम जो कि स्वयं सृष्टि के निर्माता हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। भगवान प्रभु श्री राम से पहले उनका जन्म हुआ जो कि त्रेता और सतयुग की संधि काल पे हैं और आज चिरंजीव हैं तो आज भी यहाँ पर हैं। तो ये पूरा एक समाज में हम लोग भगवान का बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी आस्था है, बहुत सारे ग्रंथ हैं उनके ऊपर, लेकिन लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में की पावन भूमि पर हम लोग विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, भगवान की सबसे बड़ी प्रतिमा की स्थापना के मकसद से निकले हैं और इसका किसी तरीके की किसी भी राजनीति से कोई लेना देना नहीं। लेकिन कि हमारा जो मिशन है उसके पीछे उद्देश्य पॉलिटिक्स कहीं नहीं है। हमारा मिशन है सेवा का, हमारा मिशन है हमारे समाज के जो गरीब लोग हैं, हमारे समाज के जो असहाय लोग हैं, हम भगवान परशुराम जी में आस्था रखते हैं। उनकी निगरानी में हम लोग एक काम करना चाहते हैं कि एक प्रतीक चिन्ह भगवान का बने, उस बैनर के नीचे हम अपने समाज की सेवा कर सकें। समाजवादी पार्टी का यह निर्णय है कि लखनऊ में भगवान परशुराम की मूर्ति लगाएंगे। यूं तो सभी को हक है किसी भी राष्ट्र पुरुष की और भगवान की मूर्ति लगाने का, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपत्ति इस बात पर है कि जब वोट की स्थिति आए तो ब्राह्मणों की जरूरत है, भगवान परशुराम की मूर्ति की जरूरत है। और जब समाजवादी पार्टी सरकार में थी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती के प्रकरण को जब मैंने प्रदेश अध्यक्ष उठाया था तो केवल 3 जिले इटावा, इटार, मैनपुरी और एक बिरादरी के अलावा और दूसरी अल्पसंख्यक बिरादरी के अलावा सफल प्रतियोगियों में कोई से नाम नहीं था। प्रभु श्री राम। तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बात है, जो कही गई, इसको लेकर जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट की गई, वो आपने सुन लिया। लेकिन सवाल यह है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो मूर्ति पॉलिटिक्स है वो कोई नई नहीं है और अब सूबे के अंदर परशुराम की मूर्ति को लगाने की जो बात समाजवादी पार्टी ने कही है उस पर जो सियासत हो रही है वो भी आप देख रहे हैं। आपने ये भी देखा कि बीजेपी की तरफ से इसको लेकर के जो पलटवार है वो समाजवादी पार्टी की तरफ किया गया और समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि इसको भाई राजनीति से न जोड़ा जाए क्योंकि ये राजनीति का विषय नहीं है। अब परशुराम की मूर्ति वो इसलिए लगाना चाहते हैं क्योंकि परशुराम में सबकी आस्था है और ऐसे में अब ये फैसला लिया गया है कि भगवान परशुराम की जो मूर्ति है वो लखनऊ के अंदर लगाई जाएगी और ये प्रतिमा सबसे भव्य और दिव्य होगी, 108 फीट, जो कि अभी फिलहाल फौरी तौर पर बताया जा रहा है कि इस प्रतिमा की जो लंबाई है वो होगी। तो अब कुल मिलाकर के सवाल ये उठ रहा है क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से अब इस मूर्ति को लगाने की बात कही गई है उस पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या कहीं ब्राह्मणों को लुभाने के लिहाज से ये जो मूर्ति है वो लगाई जा रही है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी यही बात कही जा रही है और साफ तौर पर जो मूर्ति पॉलिटिक्स है वो भी अब देखने को मिल रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले दिनों भी आपने
जो कई घटनाक्रम है वो एक के बाद एक देखे हैं, जिसमें ब्राह्मणों की भी जो कथित नाराजगी है वो सामने आई थी और उसको लेकर के अब जो निगाहें हैं वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोट बैंक पर आकर के टिकी हुई हैं और इसलिए उसको इस कवायद के साथ भी जोड़ करके जरूर देखा जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीति भी स्पष्ट तौर पर होती है और अब इस मूर्ति को लेकर के भी उत्तर प्रदेश के अंदर जो राजनीति है उसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि अब परशुराम की मूर्ति को लगाने की बात जैसे ही समाजवादी पार्टी की तरफ से कही गई उसके बाद उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि आखिर राम किसके हैं और परशुराम किसके हैं और इन मूर्तियों की जो पॉलिटिक्स है उसके क्या मायने समझे जाएं। आज बड़ी बहस में इसी पर चर्चा करेंगे। तो किसके राम और किसके परशुराम, आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से मूर्ति को लगाने की बात कही गई, कहीं ना कहीं उनको ब्राह्मणों के साथ भी जोड़ करके देखा जा रहा है और समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि दरअसल इसको किसी भी धर्म के साथ ना जोड़ा जाए, क्योंकि परशुराम तो सबके हैं। आज इसी पर चर्चा करते हैं। आप अभिषेक मिश्रा जी हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री समाजवादी पार्टी के। अभिषेक मिश्रा जी बहुत स्वागत। और अरविंद चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संपादक हैं। अरविंद जी आपका भी बहुत स्वागत है। अभिषेक जी आपसे ही शुरुआत करते हैं। अभी आपका बयान भी मैं सुन रहा था, लेकिन सवाल उत्तर प्रदेश के अंदर बार बार इस बात को लेकर के उठ रहा है, क्योंकि मूर्ति की बात आपने कही तो बीजेपी आपके पुराने इतिहास को बताने लगी, याद दिलाने लगी और यह भी कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों का जो वोट बैंक है कहीं उसको साधने के लिहाज से इस तरीके की जो मूर्ति है वो लगाने का प्रयास समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं इसके ऊपर। देखिए, ये एक्चुअली दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी की कि भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को राजनीति से जोड़ दिया। वो धर्म और जाति की बात राजनीतिक फायदे के लिए करते हैं। उनको इससे कोई लेना देना नहीं कि किसी की आस्था क्या है, किसी का संस्कार क्या है, किसी की पूजा का भाव क्या है, किसी का अपने भगवान में विश्वास क्या है। तो ये इसी वजह से उनको ये दिखाई पड़ता है। मैं अभी सवाल पूछना चाहूंगा कि एक मठ के योगी आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उसमें तो किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा, कोई धर्म जाति नहीं दिखाई पड़ती। वो करे तो कोई बात नहीं। ये वो वाली बात हो गई ना कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, मैं आ भी करता हूं तो हो जाता हूं बदनाम। भाई आप ब्राह्मणों की आज बात कर रहे हो, हमने क्या आपको जनेश्वर मिश्र पार्क नहीं दिखाई पड़ता? जनेश्वर मिश्र जी के नाम पे दुनिया का कम से कम एशिया का सबसे बड़ा सिंगल पार्क हमने बनाया, उसमें मूर्ति लगाई हमने, भगवान बजरंगबली की मूर्ति लगाई हमने, कृष्ण भगवान की मूर्ति लगाई और उस समय तो आपको नहीं दिखाई पड़ रहा था, उस समय आपने किसी ने नहीं कहा। आज आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी कुछ घटनाएं हो गई है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। मैंने पहले भी कहा, दोबारा दोहरा रहा हूं, राजनीति को छोटे चश्मे से इतने बड़े धर्म के मुद्दे को, भगवान विष्णु के अवतार है, सृष्टि के रचयिता है और चिरंजीव है, आज भी जीवित है। नहीं अभिषेक जी देखिए, सवाल तो ना राम पर हो सकता है ना सवाल तो परशुराम पर हो सकता है, क्योंकि राम भी सबके हैं, परशुराम भी सबके हैं। लेकिन बात यह है कि जब राजनीतिक पार्टियों से इसको लेकर के इसके संदर्भ में पूछा जाता है तो राजनीतिक पार्टियां तो थोड़ा राजनीतिक ही बात इसके ऊपर करेंगी। मुझे ये बताइए कि टाइमिंग को लेकर के दरअसल ये बात हो रही है। एक तरफ तो भगवान राम का जो मंदिर है उसकी नींव पड़ी, दूसरी तरफ अब आप लोगों की तरफ से ये ऐलान कि भाई परशुराम की सबसे बड़ी मूर्ति आप लोग लगाएंगे। इस वजह से इसको लेकर के पॉलिटिकल चश्मे से इसको देखा जाना शुरू हो गया। अब आप इसको स्पष्ट करें कि भाई इसको पॉलिटिकल एंगल से क्यों ना देखा जाए। बिल्कुल धन्यवाद। मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट करता हूं। सच पूछिए तो इसका पहली बार जब हम लोगों ने इसकी घोषणा की, मैंने और संतोष पांडे जी ने, हमने भगवान परशुराम चेतना पीठ बनाई और उसमें हमने इसकी घोषणा की थी 25 दिसंबर 2019 को, जब ऑफिशियली घोषणा करती थी। हमारे मन में तो 2 साल से हम इसकी प्लानिंग कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। इतनी बड़ी चीज कोई 2 दिन में नहीं करता है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। तो इस समय हम लोग हम 2 साल से प्लानिंग कर रहे थे। 25 दिसंबर को एक बड़ी खास घटना हुई। 25 दिसंबर को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की 21 फीट की मूर्ति लखनऊ में लोक भवन पे लगाई गई, जिसको लगाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आए। उस दिन हम लोग बैठे और हम लोगों ने चर्चा की, यार कि इतना बड़ा नेता देश का और जिसने पहली बार मुख्यमंत्री दिया, जिसने पहली बार प्रधानमंत्री दिया, उस आदमी की 21 फीट की इन्होंने मूर्ति लगाई है। हम लोगों का मन है, हम लोग भगवान परशुराम की कम से कम 5 गुना बड़ी मूर्ति लगाएंगे और अपने पैसे से लगाएंगे, सरकारी पैसे से नहीं लगाएंगे। कोई ये ना कहे कि सरकार का पैसा खर्च हो रहा है मूर्तियां बनाने में, तो हम इसको अपने पैसे से लगाएंगे, अपने रिसोर्स लगाएंगे। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बीएचयू बना दिया, चंदा मांग करके, लोगों से मदद मांग करके। हम दोनों लोग निकलेंगे, गली गली जाएंगे और बनाएंगे।
उस दिन हमने घोषणा की, चाणक्य परिषद फैजाबाद में हुआ उसमें घोषणा की, मुंबई में हमने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया 1 मार्च को, तब हमने घोषणा, सबके वीडियोस पड़े हुए हैं टाइमलाइन पे, आप अगर एफबी पे दिखेंगे तो आपको सब पे मिलेंगे। और मीडिया ने कवर किया, हिंदुस्तान ने लिखा, बहुत सारे, आप कहेंगे तो मैं अभी 2 मिनट के अंदर आपको व्हाट्सएप कर सकता हूँ, आप पूरे देश को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसका इस वक्त से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए अभिषेक मिश्रा जी कह रहे हैं कि इसका भाई टाइमिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इस पर कुछ और कहना है। मैं उनसे भी बातचीत करूंगा क्योंकि लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी भी हमारे साथ इस बीच जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले चूंकि हमारे साथ हमारे संपादक अरविंद जी भी मौजूद हैं। अरविंद जी, जो बात अभिषेक मिश्रा जी कह रहे हैं, इतनी सीधी सपाट आपको नजर आ रही है पॉलिटिक्स के, या फिर पॉलिटिकल चश्मे से इसको ना देखा जाए? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं अभिषेक मिश्रा जी को कि 2000 अखिलेश यादव की जो सत्ता आई उसमें ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान था, इसको इनकार नहीं किया सकता, और अभिषेक मिश्रा जी भी इससे इनकार नहीं करेंगे। मायावती की जब सत्ता आई उसमें भी ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान था। मुझे याद है अच्छी तरह कि 2009 में जब कांग्रेस ने लोकसभा में 22 या 23 सीटें जीती थी, उसमें भी ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि इन सारे के सारे लोगों ने ब्राह्मणों को धीरे धीरे दरकिनार कर दिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि ये लोग सत्ता से बाहर चले गए, और भारतीय जनता पार्टी ने इसका बाकायदा अच्छे से इस्तेमाल किया, उसका पूरा फायदा उठाया, उनकी नाराजगी का पूरा फायदा उठाया, और आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। अब सवाल ये उठता है कि राम किसके और परशुराम किसके, क्योंकि भाई ब्राह्मणों के लिए दोनों पूजनीय है, राम भी और परशुराम भी। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या राम के मंदिर ने इस राजनीति में कितना बड़ा असर डाला है, ये किसी से छुपा नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि राम की राजनीति जब से भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की, तब से सारे समीकरण चेंज हो गए। आप देखिए 1989 जिस समय आंदोलन की शुरुआत की थी, रथ यात्रा लेके लालकृष्ण आडवाणी निकले थे, उसके बाद से राजनीति का पूरा समीकरण बदल गया, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों में सत्ता में आने लगी, और अब तो मंदिर बनने जा रहा है। तो मंदिर बनवाना और ब्राह्मण राजनीति दोनों एक दूसरे की पूरक, तो उससे बहुत ज्यादा आप अलग नहीं कर सकते हैं। और रह गई परशुराम की मूर्ति की बात, तो समाजवादी पार्टी भी पॉलिटिकली जो काम कर रही है उसको लगता है कि नहीं अब इसकी आवश्यकता है, क्योंकि राजनीति करनी है तो आवश्यकता है इस बात की कि नहीं ब्राह्मणों को लुभाने का काम किया जाए। तो अब इसमें ये प्रश्न उठता है कि आखिर आने वाले वक्त में, क्योंकि अभिषेक मिश्रा जी तो मंत्री रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अभिषेक मिश्रा जी को जगह मिली समाजवादी पार्टी में, मैं समझता हूं कि अभिषेक मिश्रा जी ने बहुत सारे ब्राह्मणों का भला किया होगा, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जो तवज्जो करते हैं, और बहुजन समाज पार्टी में आप चलिए अरविंद जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। अरविंद जी कुछ दिक्कत तकनीकी आ रही है क्योंकि आपकी आवाज मुझ तक स्पष्ट नहीं पहुंच रही, लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, बहुत स्वागत आपका भी इस चर्चा में। लक्ष्मीकांत जी, अब परशुराम की मूर्ति भाई समाजवादी पार्टी लगवाने वाली है, लेकिन वो ये कह रही कि राजनीतिक चश्मे से इसको मत देखिए, ये तो बहुत छोटी बात हो जाएगी। आपका कमेंट चाहूंगा मैं इसके ऊपर। यदि समाजवादी पार्टी लगवा रही है तो इस पर कोई आपत्ति का प्रश्न नहीं पैदा होता। अभिषेक जी ने बताया कि इसकी प्लानिंग बहुत लंबे समय से चल रही थी, इस पर भी मुझे मतभेद नहीं है जी। लेकिन भगवान परशुराम भी राम के उपासक थे। समाजवादी पार्टी अब इस बीच में, क्योंकि राम मंदिर बनने का काम शुरू हो गया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 तारीख को भूमि पूजन कर दिया, उसके कारण समाजवादी पार्टी के ऊपर जो 2 लांछन लगे हुए हैं, नंबर 1 कार सेवकों पर गोली चलाने का आरोप इनके ऊपर है, पाप इनके ऊपर है। तो इन्होंने सोचा कि कुछ उससे उर्ण हुआ जाए, इन्होंने भगवान परशुराम की मूर्ति में तेजी ले आए। भगवान परशुराम भी राम के उपासक थे, उनका कोई मतभेद नहीं था, और राम जाति धर्म और पंथ और पूजा पद्धति से ऊपर उठकर, राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर आराध्य हैं देश की जनता के।
मुझे केवल इतना कहना है, अगर इतने लंबे समय से भगवान परशुराम के प्रति स्नेह था समाजवादी पार्टी के नेताओं के मन में, तो सत्ता में रहते हुए समाजवादी पार्टी ने परशुराम जी के बारे में या ब्राह्मणों के बारे में क्या किया जरा एक एक चीज बता दें गिनकर। नंबर 2 जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक दुर्दांत अपराधी, दुर्भाग्य से वो ब्राह्मण था, उसकी हत्या के बाद राजनीतिक क्षितिज पर हताश और निराश राजनीतिक दलों के नेताओं और लोगों के द्वारा ब्राह्मणवाद की पॉलिटिक्स की जाएगी। हमको किसी जाति की पॉलिटिक्स की आवश्यकता भाजपा को नहीं है, और मैं भी और बात अगले खंड में बताऊंगा जी। लेकिन समाजवादी पार्टी का भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने का जो विषय है, जी जी, वो कृपा करके समाजवादी पार्टी अपने सांसद शफीकुर रहमान वर्क के बयान पर बता दे कि समाजवादी पार्टी उससे सहमत है या असहमत है। वो शफीकुर रहमान का व्यक्तिगत बयान है या समाजवादी पार्टी उससे सहमत है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी। समाजवादी पार्टी बताएं कि भगवान राम में आस्था रखने वाले परशुराम की मूर्ति लगा रहे हैं। शफीकुर रहमान वर्ग के बयान पर उनका क्या कहना है? चलिए ठीक है लक्ष्मीकांत जी, आपकी इन दोनों ही बातों का मैं जवाब ले लेता हूं। अभिषेक मिश्रा जी, देखिए इसी टाइमिंग को लेकर के मैंने आपसे सवाल पूछा था, आपने कहा कि पहले से चल रहा भाई। अब लक्ष्मीकांत जी भी उसी बात को एक बार फिर से उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जब सत्ता थी तो उसी समय क्यों नहीं लगाया गया, और अब जब राम मंदिर की नींव पड़ी तब आप कह रहे हैं कि आप तो पहले से कर रहे थे, अब इसको और जोर पकड़ रहे हैं आप। तो भाई टाइमिंग तो इसीलिए मैं सवाल पूछ रहा था ना आपसे कि अब समझ में आ रहा है कि भाई जरूरी है। अभिषेक मिश्रा जी, अभिषेक मिश्रा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए अभिषेक मिश्रा जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। लक्ष्मीकांत जी के पास एक बार मैं फिर से चल लेता हूं। लक्ष्मीकांत जी, लेकिन अब देखिए पार्टियों के अंदर तो मूर्ति पॉलिटिक्स बहुत पुरानी रही है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि अब समाजवादी पार्टी या फिर आपकी तरफ से भी तो भाई मूर्तियां तो भगवानों की बहुत आप लोगों ने भी लगवाई। अब अगर वो लगा रहे हैं तो उसको सीधे सीधे ब्राह्मणों के साथ जोड़ना है या किसी राजनीति के साथ जोड़ना, ये भी तो गलत माना जाएगा फिर। मैंने एक सवाल पहले पूछा था, मैं उसी को एक नए उदाहरण के साथ पूछना चाहता हूं। अरे हिंदू बचेगा तो ब्राह्मण बचेगा। समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तो समाजवादी पार्टी ने कब्रिस्तानों के लिए पैसा दिया था, अल्पसंख्यक बेटियों के लिए पैसा दिया था, हिंदू बेटियों के लिए और शमशान के लिए पैसा नहीं दिया था। वो तो जब मैंने सवाल पूछा कि समाजवादी पार्टी के नेता देहांत के बाद शमशान जाएंगे, कब्रिस्तान, तब शमशान के लिए पैसा देने का काम शुरू किया। मैं पूछना चाहता हूं, सत्ता में रहते हुए ब्राह्मणों का ध्यान नहीं आया इन्हें, और आज भगवान राम के मंदिर का भूमि पूजन होने के बाद हताश और निराशा में बौखलाहट और जुड़ गई इनकी। इस कारण से इन्होंने लगाई परशुराम जी की मूर्ति। परशुराम जी मेरे भी आराध्य हैं, वो केवल ब्राह्मणों के नहीं है, परशुराम जी पूरे हिंदू समाज के हैं, इसलिए उनकी मूर्ति लगाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरा कहना, सत्ता में रह के न ब्राह्मण की याद आई, सत्ता में रह के न परशुराम की याद आई, न सत्ता में रह के हिंदू की याद आई, कार सेवकों पर गोली चलाई, और आज उस पाप का परिमार्जन करने के लिए परशुराम जी की मूर्ति लगा रहे हैं और जोड़ रहे हैं अटल जी से कि अटल जी की हमने 21 फुट की लगाई है, उसके 5 गुनी लगाएंगे। चलिए ठीक है, मैं इसका जवाब ले लूंगा। अभिषेक मिश्रा जी अभी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, कुछ तकनीकी समस्या, उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। उमाशंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। उमाशंकर पांडे जी, आपका बहुत स्वागत। उमाशंकर जी, किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर अब ये जो मूर्ति को लेकर के जो नई पॉलिटिक्स अब इस समय देखने को मिल रही हाल फिलहाल, हालांकि उत्तर प्रदेश के अंदर मूर्ति पॉलिटिक्स पहले से भी होती रही, लेकिन अब परशुराम की मूर्ति लगाने वाली है समाजवादी पार्टी, कैसे देखेंगे इसको? देखिए, वो मूर्ति लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, मूर्ति लगाएं, एक नहीं और भी मूर्तियां लगाएं।
भारतीय जनता पार्टी वाजपेयी जी को मैं सुन रहा था, ये श्रेय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अपना आदेश बता रहे हैं। दोनों को बधाई। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी भाजपा के अध्यक्ष थे और इनको पैदल ऑफिस छोड़ के जाना पड़ा था। इनको हटा के केशव मौर्य को भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष बनाया था और वाजपेयी जी को अपनी स्कूटर मंगा के जाना पड़ा था। ये भाजपा का असली चेहरा है। और रोज मैं इसका जवाब देना पार्टी की चाहूंगा। सरकार में वाजपेयी जी, मैं आऊंगा, मुझे पता है आपको जवाब देना है, लेकिन एक और बात सुनते हैं वाजपेयी उमाशंकर जी कह रहे हैं, और वाजपेयी जी और आप सुन लीजिए, आप जवाब दीजिएगा। और वाजपेयी जी कह रहे हैं कि जब हिंदू बचेगा तब ब्राह्मण बचेगा, यानी कि ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं। अच्छा, योगी जी के खास मंत्रियों की लिस्ट जरा देख लीजिए। स्वाति सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, चेतन चौहान जी। स्वाति सिंह जी का ऑडियो केस पूरे प्रदेश और देश ने सुना, योगी जी ने उनको नहीं हटाया। अपने सजातीय डीजीपी को लाने के लिए 1 महीने तक डीजीपी विहीन रहा उत्तर प्रदेश। ये और थानों को देख लीजिए, जिले के अधिकारियों को देख लीजिए। जो काम सपा की सरकार में होती थी कि एक जाति विशेष के लोग ही पोस्टेड रहते थे, आज एक जाति विशेष के ही लोग पूरे प्रदेश को चला रहे हैं। योगी जी का नजदीकी कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है। और अगर राम मंदिर के टोटल आंदोलन का श्रेय वाजपेयी जी लेना चाहते हैं तो ये एक काम बता दें भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सिवाय हल्ला गैंग के भारतीय जनता पार्टी के श्रेय लेने की स्थिति में और कुछ नहीं है। इन्होंने हल्ला मचाए, लेकिन कोर्ट में जाके तो भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं ने हाथ खड़े कर दिए कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमें माफ कर दो, हमने कुछ किया ही नहीं। तो चलिए, ठीक है, हल्ला गैंग है भारतीय जनता पार्टी वाले। रोज ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही है और सपा अपना इतिहास याद कर ले। उसी इटावा में एक ब्राह्मण परिवार को अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, चप्पल की माला पहनाकर चेहरे पे कालिक लगा के पूरे परिवार को, जिसमें महिलाएं भी थी, जिसमें बच्चे भी थे, जिसमें घर के बुजुर्ग भी थे, पूरे गांव में टहलाया गया था। क्या ये सपा के लोग भूल जाएंगे? ये जो ढोंग की राजनीति सपा, बसपा और भाजपा की है, ये बंद होनी चाहिए। और ये नहीं बंद करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता इनका ताला बंद कर देगी। ठीक है, चलिए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से मैं जवाब ले लेता हूं। ठीक है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। उमाशंकर जी ने कहा कि हम कोई उसका श्रेय ले रहे हैं, बिल्कुल नहीं ले रहे। आंदोलन था विश्व हिंदू परिषद का, राम जन्मभूमि संघर्ष समिति का। हिंदू के नाते, कार्यकर्ता के नाते हम सबने मदद की थी। हो सकता है उमाशंकर जी ने भी मदद की हो। फैसला सुप्रीम कोर्ट का, केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं माननीय उमाशंकर जी से, ये इतने दिन से सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। यूपीए की 1 और 2 सरकारें आई, इस समस्या का सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हो जाए, इसके लिए क्या प्रयास उस तत्कालीन सरकार ने किया? हमारी सरकार ने इस तरह प्रयास किया कि जल्दी फैसला आना चाहिए और एक वातावरण बनाया खुद पहल करके कि सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आएगा वो निर्णय हमको स्वीकार होगा। परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे बाबरी एक्शन कमेटी के या बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी साहब ने भी ये कह दिया कि जो फैसला आएगा वो स्वीकार होगा। लेकिन कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल जी ने कोर्ट में आग्रह किया इसकी सुनवाई अभी ना की जाए, अभी फैसला ना दिया जाए। यह है कांग्रेस का चरित्र और सपा के चरित्र को ना चाहते हुए भी इटावा की घटना को बता चुके। उमाशंकर जी, ठीक है, उमाशंकर जी जल्दी से जवाब दे दें, उसके बाद मैं अरविंद जी के पास जाऊंगा। उमाशंकर जी। मैं हाँ बिल्कुल, मैं जवाब देना। देखिए मोदी, देखिए हाई कोर्ट का फैसला कोई पहली बार, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई पहली बार आया है क्या? इसके पहले भी आ चुका है और तब भाजपा की सरकार नहीं थी। और इसके बाद
5 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बार रहे, 13 दिन एक बार रहे, 13 महीने एक बार रहे, तब भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था। मोदी जी 5 साल इसके पहले भी प्रधानमंत्री रहे, तब भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपने ढंग से आया है, अपने समय से आया है, उसको वो श्रेय लेने की किसी को जरूरत नहीं है। ये निर्णय वैसे ही है जो कांग्रेस ने तय किया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो देश की जनता मानेगी, वही हुआ। और खुशी इस बात की है कि चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबने इस निर्णय को सराहा है और स्वागत किया है। आज भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट सिर्फ इसलिए है क्योंकि इनको श्रेय नहीं मिल रहा है, इसलिए इनकी उमाशंकर जी, सपा की बौखलाहट ये है कपिल सिब्बल के बयान पे बता दीजिए। कपिल सिब्बल के कंपनियां हैं, उनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बंद हो रही है, इसलिए उनमें बौखलाहट है। अरविंद जी चलिए, ठीक कभी नहीं बंद होनी। ठीक है अरविंद जी, हम बिरादरी के आधार पर काम ही नहीं करते। ठीक है अरविंद जी, देखिए राजनीति तो कोई नहीं करता, ये बात बार बार कही जा रही है, लेकिन अब सवाल तो यही उठा हुआ है कि भाई अब राम किसके, परशुराम किसके? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर भाई कि नई पॉलिटिक्स, अब इस पर भी हम लोग को देखने को मिलेगा आगे आने वाले समय में नई राजनीति। ठीक है उमाशंकर जी ठीक है, एक सेकेंड अरविंद जी। वाजपेयी जी आप भूल रहे हैं, आपने जातिवार सम्मेलन इसी उत्तर प्रदेश में कराए थे अभी लोकसभा चुनाव के समय, आप भूल रहे हैं, मैं आपको याद करा दिया। हमने जातिगत नहीं कराए थे, वर्गगत कराए थे, वर्गगत, पिछड़ा वर्ग, बिल्कुल जातिगत की कोई जाति। मौर्य सम्मेलन, कुशवाहा सम्मेलन, निषाद सम्मेलन। और जहां तक आपने कहा कि मैं कार्यालय से पैदल आया था, हमारा कार्यकाल 2 साल का था। जी लक्ष्मीकांत जी। अरे वाजपेयी जी, चलिए वो कार्यकाल तो खत्म हो गया। मुझे अब ये बताइए कि अभी आपकी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से कब हुई थी? वाजपेयी जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, की आप सुन पा रहे हैं? और अगर आप सुन पा रहे हो तो देखिए सवाल यह है कि अरविंद जी आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी मुख्यमंत्री से मुलाकात कब हुई थी, उसका जरा जवाब दे दें। मेरी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी 5 से 6 महीने पहले। कारण ये है कि 4 महीने से लॉकडाउन में ही बंद है, जाने का सवाल ही नहीं है। अरविंद जी, मेरी बात होती रहती है। तो चलिए खैर, आपके पास लॉकडाउन की अपनी बात है, चलिए मैं ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूं। लेकिन वाजपेयी जी मुझे ये बताइए, ब्राह्मणों को लेके पूरे उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है वो आपसे छिपा नहीं है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। राम का मंदिर आप बनवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये परशुराम की मूर्ति लगवा रहे हैं, वो भी बड़ी अच्छी बात है। सवाल ये है कि ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, विक्रू कांड को आप छोड़ दीजिए, विकास दुबे से हमारी कोई सिंपैथी नहीं है। अरविंद जी, हमारा संपर्क, लेकिन उसके अलावा उत्तर प्रदेश में टूट गया है। एक बार जरा हम कोशिश करते हैं, एक बार फिर से जब जुड़ेंगे तो ये सवाल जरा उनसे होगा, क्या स्थिति है, ये सवाल भी उनसे होगा। लेकिन मनोज पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के एमएलए, समाजवादी पार्टी मनोज पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है मनोज पांडे जी आपका भी इस चर्चा में। मनोज जी, भाई देखिए राजनीति हो रही है और खासतौर से अब आप परशुराम की मूर्ति लगाने वाले हैं, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कह रही कि भाई जो आपके ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं उसको कहीं ना कहीं धुलने की वजह से, और आप चाह रहे हैं कि आपकी छवि अच्छी हो जाए, इसलिए परशुराम आपको याद आ रहे हैं। मनोज पांडे जी। जी देखिए, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, हमारी आवाज आ रही है? जी जी जी। देखिए, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि जरा इतिहास के पन्नों को देख लें। परशुराम जयंती पर अवकाश समाजवादी पार्टी और उसके तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। इतिहास के पन्नों में फिर जाकर के ये देख लें कि बलिया में मंगल पांडे की मूर्ति समाजवादी पार्टी ने अपने पार्टी फंड से लगवाने का काम किया था। अगर आज भगवान परशुराम जी की मूर्ति प्रबुद्ध सभा ने पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में लगाने की घोषणा कर दी, मंगल पांडे जी देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, अगर उनकी मूर्ति को हमने लगाने का ऐलान कर दिया, गरीब ब्राह्मण कन्याओं के विवाह का ऐलान कर दिया, तो इसको अगर भारतीय जनता पार्टी को या उनके कुछ नेताओं को इससे दिक्कत हो रही, तो जरा वो बतावें कि उनको क्या दिक्कत क्या हो रही है इससे। नहीं, वो दिक्कत नहीं कहे, वो तो कह रहे हैं कि आप भाई लगाइए, अच्छी बात है, लेकिन जो टाइमिंग है उसको लेकर के सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भाई आप याद आ रहा है क्योंकि राम मंदिर बनने वाला है तो परशुराम याद आ रहे हैं आपको।
भाई जब सत्ता में थे उसी समय लगा देते सबसे ऊंची मूर्ति, क्यों नहीं लगाई? सवाल इस ऊंची पर की है। बात हम देखिए ऊंची की बात नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में प्रबुद्ध सभा ने घोषणा किया आज से 10 दिन पहले करके, माननीय विधानसभा अध्यक्ष पूर्व माता प्रसाद पांडे जी भी थे उस बैठक में हमारे साथ, और उसमें सबका अपना निर्णय हुआ कि यूपी के हर जनपद में हम सबके जो आराध्य हैं भगवान परशुराम जी, जो शिव जी के अवतार हैं, जिनका शास्त्र में उल्लेख है, उनकी मूर्ति और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल पांडे जी की मूर्ति को उत्तर प्रदेश के हर जनपद में हम लोग लगवाने का काम प्रबुद्ध सभा की ओर से कर रहे हैं। और वहीं पर गरीब ब्राह्मण कन्याओं का विवाह भी करा रहे हैं। हमने कहा कि समाजवादी पार्टी ने मंगल पांडे की मूर्ति आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने बलिया में अपने निजी खर्च से लगाया था। परशुराम जयंती पर अवकाश घोषित करने का काम किया था। ये आज नहीं किया था, 6 साल पहले, 8 साल पहले किया था। इनकी सरकार ने तो परशुराम जयंती के अवकाश को भी बंद कर दिया। सवाल हमें इनसे करना चाहिए कि हमारी सरकार ने परशुराम जयंती पर अवकाश घोषित किया था, आपने अवकाश को निरस्त कर दिया। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के शिक्षक, जो संस्कृत के शिक्षक हैं, जो आज धर्म के सबसे बड़े प्रेरता हैं, उनको रोजी रोटी से जोड़ने का काम हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार में, और मैं कैबिनेट मंत्री था और मेरे द्वारा वो प्रस्ताव लाया गया था कैबिनेट में, उनको रेगुलर करने का काम आज वो भी नहीं। लेकिन मनोज पांडे जी ये बताइए ना, क्योंकि सवाल तो ये उठ रहा है ना, एक तो ये देखिए भाई, ये जो प्रबुद्ध सभा है ये उस समय कहाँ थी जब आप लोग सत्ता में थे? लगाते भाई, सब जगह लगाते अगर इतनी ही चिंता हो रही है आप लोगों को। दूसरा ये भी बताइए क्या किया आप लोगों ने भी ब्राह्मणों के लिए जब आप लोग सत्ता के अंदर रहे? उसका भी हिसाब किताब मांग रहे थे लक्ष्मीकांत जी। देखिए, मैं आपको ध्यान दिला देना चाहता हूं कि प्रबुद्ध सभा पिछले 14 वर्षों से लगातार कार्य कर रही है। हर वर्ष हमने परशुराम जयंती हमने पार्टी कार्यालय में या बाहर पूरे उत्तर प्रदेश में मनाने का काम किया प्रबुद्ध सभा के बैनर पर। प्रबुद्ध सभा के बैनर पर जब भी कहीं अन्याय और अत्याचार हुआ है या समाज को कहीं मदद करने की आवश्यकता हुई है, तो करीब 1100 लोगों की मदद करने का काम प्रबुद्ध सभा ने करने का काम किया है। समाज में कहीं पर भी अन्याय और अत्याचार हुआ तो ये भी काम हम लोगों ने किया है। और हम लोगों ने यही नहीं, रायबरेली, अमेठी और फतेहपुर में मूर्ति हम लोग लगवा चुके हैं। बाकी जनपदों में मूर्तियां लगवाने जा रहे हैं हम लोग, और उत्तर प्रदेश के हर जिले में प्रबुद्ध सभा मूर्तियों को लगाने का काम करेगी। इसको राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उमाशंकर पांडे जी, आप कह रहे थे भाई ढोंग बंद होना चाहिए, तो कह रहे हैं राजनीति से इसको मत जोड़ें। वो तो प्रबुद्ध सभा बहुत पहले से कर रही हो, फिर भी अपने ही खर्चे पे कर रही, मूर्ति लगाने पर क्या आपत्ति? ढोंग क्यों? उमाशंकर पांडे जी। नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, मूर्ति लगाएंगे। हम तो कह रहे हैं हर घर में लगवा दें, हमें उससे आपत्ति नहीं है। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की रोज हत्याएं हो रही हैं। मनोज पांडे जी कहां दिखे? अखिलेश यादव जी कहां दिखे? मायावती जी कहां दिखी? आप बताइए ये कहां दिखे? इनके ऊंचा हार में, मनोज जी के ऊंचा हार में 5 ब्राह्मणों को जिंदा जला दिया गया। मनोज जी ने क्या किया? मैनपुरी की एक लड़की जिसने सुसाइड किया, उसके पिताजी आज तक भटक रहे हैं। सपा का कोई व्यक्ति वहां दिखाई दिया? बस्ती में एक लड़के को जिंदा मार दिया गया, भाजपा का ही नेता था, आदित्य तिवारी। देखिए, ये कौन सज्जन बोल रहे हैं, मैं इनका परिचय नहीं जानता हूं, कमलेश तिवारी, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये किस गुमनाम जिंदगी में रहते हैं, और सिर्फ ये किस गुमनाम जिंदगी में रहते हैं। चाहे वो दलितों की हत्या हो, चाहे वो संजीत यादव का मामला हो, चाहे वो मुस्लिमों का मामला हो, किसी भी जाति और धर्म का मामला रहा है, कांग्रेस पार्टी हर पीड़ित व्यक्ति के लिए न्याय के लिए लड़ते हुए सड़कों पे दिखाई दे रही है। चाहे वो अजय लल्लू जी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी जी हो, हर जगह दिखाई दे रही है। लेकिन बसपा और सपा ट्विटर पर बैठ के जो ढोंग कर रहे हैं, उस ढोंग पर हमें आपत्ति है। ये खूब मूर्ति लगाएं, जो चाहे वो करें, उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर सच में ब्राह्मण प्रेम है तो मैं आज सपा को भी, बसपा को भी और भाजपा को भी इस चैनल के माध्यम से चुनौती दे रहा हूं कि ये घोषणा करें कि ये एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को कब देंगे।
भाजपा कब बनाएगी ब्राह्मण मुख्यमंत्री, सपा कब बनाएगी ब्राह्मण मुख्यमंत्री, बसपा कब बनाएगी ब्राह्मण मुख्यमंत्री? मैं चुनौती दे रहा हूं, चैनल पे घोषणा करके जाए ये लोग। चलिए ठीक है, आज तक ब्राह्मण चलिए ठीक है, मुख्यमंत्री अब मैं जवाब ले लेता हूँ। ठीक है, एक सेकंड मैं जवाब लेता हूँ। क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, बना नहीं सकती। ठीक है, हमने तो 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाए, 6 ब्राह्मण, चेक कर ले। ठीक है, चलिए मनोज पांडे जी जवाब दीजिए। जी जी, इनको शांत कराइए। जी वो शांत हो गए। डिबेट का एक स्तर डिबेट का एक स्तर होना चाहिए। हमारे साथी कौन कह रहे थे, मैं इन्हें जानता नहीं हूं। उमाशंकर पांडे जी हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। उमाशंकर पांडे जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। जी, तो मैं उमाशंकर जी को बड़े आदर से कहना चाहता हूं कि ये किस दुनिया में रहते हैं, पता नहीं धरती में रहते हैं कि पाताल में रहते हैं कि पानी में रहते हैं। लेकिन मैं पांडे जी से कहना चाहता हूं कि अपने चक्षुदर्शी आंखों को और दिमाग को खोलिए। जब ऊंचाहार की घटना हुई है, उत्तर प्रदेश में मनोज पांडे थे जो जीपीओ पे 3 दिन तक धरने पर बैठे हैं। प्रबुद्ध सभा ने पूरे उत्तर प्रदेश के जनपदों में धरना दिया है और 1.5 घंटे तक विधानसभा को हाउस के अंदर उस घटना पर बोलने वाले मनोज पांडे थे। इनको इस चीज को याद रखना चाहिए। उस परिवार को 20 लाख रुपए की मदद प्रबुद्ध सभा ने करने का काम किया है, मनोज पांडे ने करने का काम किया। झांसी में घटना हुई है, सबसे पहले मनोज पांडे दिखाई दिए हैं। प्रयागराज में घटना हुई है, मनोज पांडे दिखाई दिए हैं। एटा में घटना हुई है, मनोज पांडे जी उमाशंकर पांडे जी ने एक घटना का जिक्र किया भाई। उन्होंने बताया कि इटावा के अंदर जब आप लोगों की सरकार थी तब भाई एक ब्राह्मण परिवार के साथ उसका मुंह काला करके उसको जूतों की माला पहना करके घुमाया गया। उस समय मनोज पांडे जी भी कहां थे, उसका भी वो जिक्र कर रहे थे, साथ में उसका भी जवाब दीजिए। और मैं कह दूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। रायबरेली से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रीमती सोनिया गांधी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रीमती सोनिया गांधी हैं। जब 5 ब्राह्मणों की हत्या हुई तो इनसे पूछिए कि क्या सोनिया गांधी जी गई, क्या उनके प्रतिनिधि गए, क्या आदरणीय राहुल गांधी जी गई? 5 ब्राह्मण इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में मारे गए। मनोज पांडे ने तो लड़ाई लड़ी। इनकी श्रीमती ये सोनिया गांधी जी कब गई? मैं चुनौती दे रहा हूं हर जगह। मैं चुनौती दे रहा हूं। अगर अरे उमाशंकर पांडे जी वो तो कह रहे हैं सोनिया गांधी भाई सोनिया गांधी गई कि नहीं गई? आपने कहा कि अखिलेश यादव नहीं जाते हैं, वो पूछ रहे हैं भाई सोनिया गांधी गई कि नहीं गई, आप ये बताइए उमाशंकर पांडे जी। इनसे पूछे किशोरी लाल शर्मा जी से लेके कांग्रेस पार्टी का एक नेता वहां पहुंचा और सिर्फ वहीं पर नहीं पहुंचा, एक भी नेता नहीं पहुंचा। अभी संजीत यादव हत्याकांड हुआ, उसमें एक भी नेता नहीं पहुंचा। मैं वहां से विधायक हूं और ये बताएंगे हमको, मैं वहां का चुना हुआ लगातार विधायक हूं, ये बताएंगे हमको। जितिन प्रसाद जी पहुंचे, कहीं अजय लल्लू जी पहुंचे, कहीं नहीं पहुंचे। कहीं नसीमुद्दीन ऊंचाहार की घटना में उस नेता का नाम बताइए कांग्रेस का जो गया हो। पार्टी का एक नेता पहुंचा है। चलिए अब इस चर्चा में लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को भी एक बार फिर से शामिल करते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से हमारा संपर्क टूट गया था। ठीक है, चलिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है मनोज जी, ठीक है मनोज जी से मैं उसका जवाब ले लूंगा। एक सेकंड उमाशंकर जी आप थोड़ा शांत हो जाएं। ठीक है उमाशंकर पांडे जी थोड़ा शांत हो जाएं। ठीक है हो गया, बस एक सवाल हो गया, उसका जवाब हो गया। ठीक है एक सेकंड। अरे मनोज पांडे जी ठीक है, अब आपस में ही आप लोग मत उलझते रहिए, आपस में मत उलझते रहिए, थोड़ा भारतीय जनता पार्टी को भी शामिल करते हैं ना इसमें। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी आपके कुछ सवाल थे, मैं चाहूंगा जल्दी से पूछें। मेरा सवाल ये था कि डिस्कशन हो रहा है ब्राह्मण राजनीति को लेके, तो हम उसी पे डिस्कस करें। सवाल यह है कि आपस में उलझने के बजाय हम मुद्दों की बात करें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। इसमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं कि ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, ब्राह्मण अधिकारी हाशिए पे हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर इसका जवाब कौन देगा? लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का कहना यह है कि वो उनको 6 महीने हो गया मिले हुए मुख्यमंत्री से। चलिए मैं ठीक है कि कोविड काल है, नहीं मुलाकात हो रही है, लेकिन जो हालात है उस पे सवाल कौन पूछेगा? लक्ष्मीकांत जी मेरा सीधा सवाल आपसे है कि ब्राह्मणों को लेके सवाल कौन पूछेगा? और आप भी ब्राह्मण हैं, आपकी पार्टी ने आपको एडजस्ट नहीं किया, बाकी लोगों की मैं क्या बात करूं? अरविंद जी
अब मेरा जवाब शांति से सुन लीजिएगा लक्ष्मीकांत जी। जहां तक, हाँ मेरा जवाब शांति से सुनिएगा अरविंद जी। जहां तक मेरे एडजस्टमेंट करने का प्रश्न आप उठा रहे हैं, सुनाइए। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, मुझे मेरी पार्टी ने घर से बुलाकर पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। अध्यक्ष 2 साल के लिए होता है, मुझे 4 साल अध्यक्ष रखा और नियमित चुनाव के बाद केशव मौर्य जी को पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, मेरी सेवानिवृत्ति हो गई। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और मेरी पार्टी में तो घर से बुलाकर मुझे पार्टी ने 8 बार टिकट दिया मेरठ शहर से, घर से बुलाकर दिया। मैं टिकट मांगने नहीं गया, पार्टी जिसको टिकट देती उससे मैं लड़ाता चुनाव। इसलिए मेरा ये कहना है कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उसमें जातिवाद की राजनीति का कोई स्थान नहीं है। अब विषय आ रहा है कि जो हत्याएं हुई हैं, निश्चित तौर पर अगर हत्याएं हुई हैं तो उनको जो विषय आपने उठाया सरकार भी संज्ञान में लेगी, हम लोग भी संज्ञान में लेंगे और ईमानदारी से उसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं, सारी बातें उठी हैं बिकरू कांड के बाद, उससे पहले भी तो हत्याएं हुई होंगी, उसके बाद भी हत्याएं हो गई। दूसरी बात कही कि ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा है अदर बिरादरी का, तो डीजीपी कौन है, हितेश चंद्र अवस्थी कौन है, ब्राह्मण नहीं है क्या? अवनीश अवस्थी है अपर मुख्य सचिव गृह, ब्राह्मण नहीं है क्या? मेरा ये कहना है इसको जाति के आधार पर नहीं, संस्थागत आधार पर देखना चाहिए। सरकार के वाजपेयी जी मुझे पता है कि कौन क्या है। वाजपेयी जी सुनिए मेरी बात, मुझे ये पता है कि कौन क्या है। अगर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को उनकी पार्टी ने घर से बुला के अध्यक्ष बनाया तो कोई एहसान नहीं किया। सुनिए मेरी बात, ऐसा है कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी को जब अध्यक्ष बनाया तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, इसमें कोई एहसान का काम नहीं किया। आपने भी अपनी पूरी जिंदगी को लगा दिया पार्टी के लिए, इसमें कोई एहसान का काम आपकी पार्टी ने नहीं किया। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, चाहे राजेंद्र तिवारी जी हो जो चीफ सेक्रेटरी हैं, चाहे अवनीश अवस्थी हो, चाहे हितेश चंद्र अवस्थी हो, सबके बारे में मुझे पता है कौन क्या करता है, किसकी कितनी हैसियत है, कितनी हिम्मत है, मुझे जानकारी है, बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरा सीधा सवाल यह है कि ब्राह्मणों को लेके जो पार्टियां सत्ता में आई हैं, कार्यवाहक उनको ये पता है कि जब उन्होंने साथ छोड़ा उनका क्या हुआ है। चाहे वो आर.के. तिवारी जी थे, 4 महीने तक इन लोगों को मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, परमानेंट नियुक्ति नहीं दी गई, कार्यवाहक रखा गया। इसका जवाब अखिलेश यादव ने भी देख लिया और आगे क्या होगा वो हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि इन मुद्दों का क्या सलूशन है, आप मुझे वो बताइए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जवाब दें। इस मुद्दों का सॉल्यूशन केवल एक है कि न्याय से और तर्क के साथ सरकारें चलें, किसी भी मुद्दे को जातिगत समीकरण में उलझाने के बजाय न्याय की दृष्टि से जो आवश्यक हो सरकार को करना चाहिए और उस पर हमको विपक्ष के, अगर कोई विपक्ष में आलोचना करता तो उसी आधार पर उसकी आलोचना करनी होती रहेंगी। नहीं, बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूँ। क्या ब्राह्मणों की हत्याएं होती रहेंगी? हत्या चाहे ब्राह्मण की हो, चाहे दलित की हो, चाहे सवर्ण की हो, चाहे किसी की हो, बड़ी बातें कर रहे थे, किसी आप की कह रहे थे कि भाई देखिए ये तो इन राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, ये जातिवादी की बात नहीं करनी चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि भाई ब्राह्मणों की हत्याएं होती रहेंगी, ये क्या बात हुई भाई? हत्या तो हत्या है, चाहे किसी की भी हो भाई, हत्या तो हत्या है, किसी की भी क्यों होगी? उमाशंकर पांडे जी, किसी की भी हत्या क्यों होगी प्रदेश के अंदर? अभी आप कह रहे हैं कि भाई ब्राह्मणों की हत्याएं होती रहेंगी क्या? यही तो विषय है ना कि देखिए सब अपनी जिसको जैसे सूट करता है वो ब्राह्मणों के नाम पे राजनीति करे, लेकिन ब्राह्मणों के लिए असल स्थिति में सोच कौन रहा है, सवाल ये है। और किसने क्या किया, किस पार्टी ने ब्राह्मणों के लिए क्या किया, सवाल ये है। कहने के लिए आप कुछ भी कहते रहिए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, कांग्रेस पार्टी ने 6 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ब्राह्मण बनाया। आप उससे सीधे मत बात करिए, जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती। उमाशंकर जी, बड़ी पुरानी बात हो गई। हर वर्ग को कांग्रेस पार्टी ने
चाहे वो कुछ नया मुख्यमंत्री बताइए। का मामला हो, अब वो चाहे बहुत वो पुरानी बात गवर्नर हो का गई। मामला उमाशंकर हो, जी। हर जाति धर्म को हमने उसका प्रतिनिधित्व दिया है। उमाशंकर जी, क्या कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण को बनाएंगे? जी अब बताइए इसका बताइए। क्या जवाब है उमाशंकर जी? कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण बन सकता है क्या? बताएंगे जो कितनी सोनिया बार गांधी बना? और इंदिरा गांधी के नेहरू के खानदान को उसके अलावा बनेगा नहीं। वाजपेयी जी, उनके यहाँ भी तदर्थ व्यवस्था चल रही है। बताए कांग्रेस कि ब्राह्मण को वाजपेयी जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी क्या? वाजपेयी जी, वाजपेयी जी। अरे लक्ष्मीकांत जी, चुनौती भी दे वाजपेयी दीजिए जी, भाई, वो तो ये चुनौती दे रहे थे भारतीय आपको, जनता आप भी पार्टी चुनौती और दीजिए। RSS जो ब्राह्मणों मैं के खिलाफ चुनौती क्यों राजनीति दूं? करती है, इनकी पंडित हैसियत ही नहीं जवाहरलाल उस नेहरू जी चुनौती को आप स्वीकार ब्राह्मण करने की। नहीं मानते, आप उनको गालियां देते बिल्कुल हो। नहीं है। ये आपका बिल्कुल ब्राह्मण नहीं विरोधी है। चेहरा है। पंडित फिरोज जवाहरलाल गांधी नेहरू पारसी जी, थे। पंडित सोनिया जवाहरलाल गांधी नेहरू जी इटली को की है। आप लोग ब्राह्मण गालियां कहां से हो देते हैं। जाएंगे? ये आपका ब्राह्मण विरोधी चेहरा है। ये ब्राह्मण कहां से हो जाएंगे? आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ब्राह्मण होने के नाते गालियां देते हैं। जवाहरलाल नेहरू को नहीं मना कर रहा ब्राह्मण विरोधी चेहरा है। मैं केवल सोनिया गांधी की संतान। आप RSS सोनिया से गांधी लेकर इटली की है, भारतीय जनता ब्राह्मण नहीं पार्टी है। तक वो उनकी चलिए ठीक है, अब वो इस आरोप उनके प्रत्यारोप से बाहर आ जाते हैं। मनोज फिरोज पांडे जी को भी इसमें गांधी शामिल कर लेते हैं। भाई ठीक है, देखिए ब्राह्मण को लेकर के बात हो रही, कोई परशुराम की मूर्ति लगा रहा है, कोई राम का मंदिर बना रहा है भाई, लेकिन ब्राह्मणों के लिए कौन क्या कर रहा है, सवाल इस पर है। ठीक है मनोज पांडे जी, देखिए आपके लिए भी सवाल ही गई भाई, आप लोगों ने क्या किया? आप मूर्ति लगा रहे हैं इसलिए क्योंकि याद आ रहा है कि 2 साल के बाद चुनाव होना है। ठीक है उमाशंकर पांडे जी, उमाशंकर पांडे जी, हिंदू धर्म भी नहीं जानते। ठीक है, अरे ठीक है भाई, अब धर्म की परिभाषा में मत अरे पड़िए। जाओ मनोज पांडे पांडे जी, जी, मनोज पांडे जी, ठीक है, व्यक्तिगत क्यों आ देखिए रहे कोई हो? धार्मिक मैं भी डिस्कशन बहुत नहीं हो रहा बता दूंगा। है। मनोज पांडे जी, भाई ब्राह्मणों के लिए क्या किया आप लोगों ने? सवाल आपके लिए भी है। देखिए, जहां तक सवाल है ब्राह्मण का, ब्राह्मण ने सदैव समाज को देने का काम किया है। ब्राह्मण ने धर्म दिया, ब्राह्मण ने दिशा दिया, ब्राह्मण ने शिष्ट दी, अरे सब ब्राह्मण ने दिया, लेकिन संस्कार समाजवादी दिया, पार्टी ने ब्राह्मणों ब्राह्मण को ने क्या दिया जीवन भाई? दिया। सवाल ये है, और समाजवादी ब्राह्मण पार्टी ने सदैव क्या दिया सबको ब्राह्मणों देने को? का काम किया है। समाजवादी अब जहां तक पार्टी ने आपने क्या दिया समाजवादी ब्राह्मणों पार्टी- को? चेहरा और क्या जहां तक मुख्यमंत्री का समाजवादी चेहरा हो पार्टी सकता है की आपने ब्राह्मण बात किया समाजवादी है, पार्टी की भी तरफ से? अल्पसंख्यक क्या अगर आप समाजवादी बताने का पार्टी मौका कह देंगे सकती तो है कि कोई बताएंगे। ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं, समाजवादी अगर आप पार्टी की तरफ बताने से हो का सकता मौका है? देंगे, अगर आप बोलने का मौका देंगे तभी मैं बोल जी सकता जी हूं। जी, मान्यवर। चलिए मैंने मौका दिया तो भाई, आप बोलने हमें दीजिए का मनोज मौका पांडे जी दीजिए। को। तो मैं कुछ आयुष डाटा बोलने दे दूं दीजिए, आपको, आयुष बोलने दो। कुछ डाटा दे दूं मैं। 1993 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में। एक साथ 37 लोग मंत्रिमंडल में आते हैं, जिसमें 13 ब्राह्मण आते हैं। 2004 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है और जब पहले मंत्रिमंडल में 22 लोग शपथ लेते हैं, उसमें से 8 लोग ब्राह्मण होते हैं। और पूरा जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो मंत्री का दर्जा और मंत्री सहित 21 लोग होते हैं। मुख्यमंत्री कब 2012 बनाएंगे की सरकार बनी, 2012 की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, मेरे समेत ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, शिवाकांत ओझा, अभिषेक मिश्रा जैसे लोग कैबिनेट मंत्री रहे, पूरे 5 साल सरकार में रहे। परशुराम जी पर अवकाश घोषित करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। मंगल पांडे की मूर्ति लगाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। उत्तर प्रदेश में दर दर भटक रहे संस्कृत टीचरों की समस्या को हल करने का काम लेकिन मनोज पांडे जी, समाजवादी ठीक है, पार्टी ने चलिए किया। ये बात मैंने मान ली आपकी। चलिए कैबिनेट मंत्री रहे, बहुत मंत्री रहे भाई, लेकिन कोई मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता है ब्राह्मण चेहरा समाजवादी पार्टी का? कब बनाएंगे? वो तो याद ये ही जो होगा। पूछ रहे हैं बीच में, जरा इनसे एक सवाल हमारी बड़ी विनम्रता से है। ये उत्तर प्रदेश में एक पीसीसी का अध्यक्ष पूरे देश में बता दे, जो पीसीसी का अध्यक्ष इन्होंने ब्राह्मण बनाया हो पूरे देश में। मैं पूछ रहा हूं, एक अध्यक्ष का नाम बता दे जो ब्राह्मण ठीक की है, बात लेकिन कर रहे मनोज हैं। पांडे जी भाई देखिए पूरे जवाब देश में जवाब पूरे देश में जवाब प्रदेश देने के लिए कहा कांग्रेस भाई, समिति का सवाल अध्यक्ष। सवाल का जवाब सवाल नहीं होगा ना मनोज पांडे जी। देखिए सवाल का जवाब सवाल नहीं होगा भाई, सवाल का जवाब दीजिए ना भाई। क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा ब्राह्मण हो सकता है? ये सीधा सवाल आपके लिए, ठीक है। आपने जो सवाल पूछा मनोज जी, आपका सवाल उसका उमाशंकर जी जवाब देंगे, उसका जवाब उमाशंकर जी देंगे। लेकिन भाई ये बताइए, भारत सरकार में ब्रजभूषण तिवारी जी सांसद रहे हमारी पार्टी से, और जनेश्वर मिश्रा जी एक बार नहीं 3 बार केंद्र में भारत सरकार में मंत्री रहे समाजवादी पार्टी से। मुख्यमंत्री बनेगा क्या समाजवादी पार्टी का कोई ब्राह्मण चेहरा? पंडित
इनसे पूछिए जो पंडित लोग बड़ी जवाहर अरे मनोज जी, मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हो उमाशंकर जी से पूछिए। मुख्यमंत्री रहे, भाई वही वो देखिए जो जिस सवाल का जवाब आप मुझे दे रहे हैं ना, वही जवाब आपको वो घर से मिलेगा। आप उनसे पूछेंगे, वो आपसे पूछेंगे, लेकिन कोई ये बता नहीं पा रहा है कि ब्राह्मणों के लिए वो तमाम राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने इतने समय तक सत्ता के अंदर रहा, सत्ता का सुख भोगा, भाई ब्राह्मणों के लिए क्या किया? ये बेसिक सवाल यही है, कोई नहीं बता पा रहा। बताया सबसे ज्यादा मंत्री समाजवादी पार्टी ने बनाया, आप सूची निकाल के देख लीजिए। ना कांग्रेस की सरकार में बने, ना भाजपा के। सबसे ज्यादा मंत्री अगर बने हैं तो समाजवादी पार्टी की सरकार में बने, आप सूची निकाल के देख लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए। ठीक है, चलिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जवाब दीजिए। ये क्या भाई ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व जो कर रहे थे, बता रहे हैं भाई इतने मंत्री तो बना दिए आपके यहाँ, तो वो भी नजर नहीं आते हैं। देखिए, मैं पहली बात तो ये कि मैं ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व नहीं, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, लेकिन जवाब दूंगा उनकी बात का। जी, मेरा इतना ही कहना है, जो विधायक चुनकर आते हैं, विधानमंडल दल में सहमति के आधार पर नेता चुना जाता है और वह मुख्यमंत्री बनता है। इसलिए ये कहना कि किसी एक बिरादरी का ही मुख्यमंत्री बनेगा या नहीं बनेगा, ये कभी भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए ये सभी दलों की स्थिति, लेकिन समाजवादी पार्टी में यादव परिवार से आएगा, कांग्रेस पार्टी में नेहरू गांधी परिवार से आएगा, मायावती क्या मायावती जाएगा, हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता आएगा, कार्यकर्ता। हमने नितिन गडकरी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, ब्राह्मण थे या नहीं थे? नितिन गडकरी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, ब्राह्मण थे नहीं थे? चलिए लक्ष्मीकांत जी, देखिए हमारे संपादक अरविंद जी भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप ऐसे ही चलते रहेंगे। देखिए अरविंद जी क्या पूछना चाह रहे हैं? मेरा एक प्रश्न है। आ रहा हूँ उमाशंकर जी, आऊंगा आपके पास, आऊंगा एक सेकंड, एक सवाल और हो जाए। मैं उमाशंकर जी आऊंगा आपके पास। ठीक है उमाशंकर जी आपके पास आऊंगा, एक सेकंड। अरविंद जी मेरा सवाल लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से है। इसके पहले समाजवादी पार्टी भी यही कहती थी कि विधायक दल जो है नेता चुनेगा, बसपा भी यही कहती है विधायक दल जो है अपना नेता चुनेगा और वही जो है मुख्यमंत्री बनता है, उसी में से तय होता है। वाजपेयी जी अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि क्या ये ऐसे ही होता है? आपको लगता है कि यही होता है? ऐसे कहने की बातें हैं। आपके यहाँ क्या हुआ था, क्या तय हुआ था, क्या हो गया? आपके क्या तय हुआ था, क्या हो गया, आप जानते हैं? जो घोषणा हुई वही तय हुआ है। तो ये सिर्फ बातों करने में बहुत अच्छा लगता है। वो नहीं, विधायक दल की बैठक में विधायकों की राय जानी जाती है, फिर दल के नेतृत्व के द्वारा उस राय के आधार पर जो फैसला लिया जाता है, अगर विधायक दल ने सर्वसम्मति से उस फैसले को स्वीकार किया तो वो निर्णय विधायक दल का निर्णय है, किसी का निर्णय नहीं। योगी जी के लोगों में जूतम पैदार चल रही थी। चलिए ठीक है, लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी देखिए सवाल अब फिर वहीं मुंह आकर के खड़ा हो गया। ऐसा है कि वाजपेयी जी को तो पता ही है, वो तो मालूम ही है कि क्या चल रही थी। लेकिन भाई अगर वो परशुराम की मूर्ति लगा रहे हैं तो फिर आप उसको ब्राह्मण के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? भाई वो तो कह रहे हैं वो तो पहले से लगा रहे थे, अब सवाल तो वहीं आके खड़ा हो गया, क्यों जोड़ा जा रहा राजनीति से इसको? लक्ष्मीकांत जी, राजनीति से इसलिए जोड़ा जा रहा है कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में होती है तो मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ ले जाना चाहता हूं। उस दौर में जितने सिलेक्शन हुए, 5 जिले, एक बिरादरी और अल्पसंख्यक बिरादरी के अलावा कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। कब्रिस्तान की दीवार बनाएंगे, ये इस बार भी गिनवा लीजिए, ब्राह्मण को तो क्या देंगे? इस बार भी गिनवाइए कि कौन से बिरादरी के लोग हैं, इस बार भी गिनवाइए जरा, इस बार भी गिन लीजिए जरा सा जिलों में कि क्या चल रहा है आपके जिले में। इस बार जो चयन हुआ योग्यता के आधार और जरा एक बार गिन लीजिए, गिनिए। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हर सूची पर स्टे आता था, हमारे कार्यकाल में किसी सूची पर स्टे नहीं है, जिनका चयन है योग्यता के आधार पर है। चलिए अब एक एक करके जवाब ले लेते हैं, समय हमारे पास अब कम है थोड़ा सा। बहुत जल्दी से मनोज पांडे जी, भाई जवाब दीजिए। देखिए, जहां तक परशुराम जी की मूर्ति प्रबुद्ध सभा ने अगर उत्तर प्रदेश में हर जिले में लगाने को कहा है,
इनके इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उमाशंकर जी देखिए भाई, मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूँ। उमाशंकर जी मैं आपके पास आ जाऊंगा, ये गलत है। आप अपना फाइनल कमेंट दीजिएगा। भाई देखिए मनोज जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। भाई मनोज जी को सुनिए। उमाशंकर जी भाई सुनिए, देखिए सुनना पड़ेगा ना, यहाँ सारे मेहमानों को सुनना पड़ेगा। उमाशंकर, मनोज पांडे जी जल्दी से खत्म करें। जी देखिए, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर भगवान परशुराम जी की मूर्ति प्रबुद्ध सभा उत्तर प्रदेश में लगा रही है और मंगल पांडे जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं हाथ जोड़ के, इस पर राजनीति ना करें। भगवान परशुराम और मंगल पांडे ये दोनों देश की एक ऐसी विभूति थे कि जिनको पूरा देश मानता है, पूरी सृष्टि मानती है। देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे मंगल पांडे जी। ठीक है, भगवान परशुराम चलिए, जी इस पर हमारे राजनीति नहीं होनी आराध्य चाहिए। बहुत जल्दी से उन पर फाइनल कमेंट राजनीति नहीं होनी उमाशंकर पांडे चाहिए। जी। उमाशंकर पांडे जी भाई आप ढोंग मत कहिए भाई, इन लोगों की मूर्ति लग रही लगनी चाहिए, ढोंग मत कहिए। उमाशंकर पांडे जी देखिए, हमने तो एक बार भी नहीं कहा, मैं तो कह रहा हूं लगाएं और लगाएं, घर घर लगाएं, लेकिन आपने कहा लेकिन ढोंग, जो भाई असली ढोंग मत चेहरा कहिए। है वो तो सामने आ ही जाएगा। बिल्कुल ढोंग तो है ही है। मैंने तो मनोज पांडे जी से पूरी विनम्रता से कहा, मनोज जी क्या आप ब्राह्मण मुख्यमंत्री सपा देगी कभी? क्या कभी उप मुख्यमंत्री ही बना देंगे क्या? आज तक नहीं बनाए। चलिए उमाशंकर जी, आप किसी बात के साथ मुझे अब यहीं समाप्त करना होगा, मेरे पास समय नहीं है। आप सभी लोग का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए जो बातें हैं वो कहती हैं, लेकिन जो असल स्थिति है वो क्या, वो आप देख रहे हैं। अब मूर्ति को लेकर के भी जो नई पॉलिटिक्स है उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। अब सवाल यह है कि राम किसके हैं और परशुराम किसके हैं, और इसका फायदा चुनावों में ये पार्टियां कैसे उठाएंगी, ये भी भविष्य के गर्त में है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।